सो और ई वे बिल जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है इंफॉर्मेशन। तो पार्ट ए के अंदर मेजरली कौन से प्रोडक्ट्स है, पार्टीज कौन सी है, उसके जीएसटी नंबर, प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट्स क्या है, वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो सारी कैप्चर होती है पार्ट ए के अंदर। अलॉन्ग विद पार्ट ए के अंदर ये ट्रांसपोर्टर डिटेल्स भी होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टर आईडी और ट्रांसपोर्टर का नाम, तो वो पार्ट ए के अंदर कवर हो जाता है। और पार्ट बी के अंदर जो व्हीकल के अंदर जा रहा है प्रोडक्ट, ओके, उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो पार्ट बी के अंदर रहती है। तो ये दोनों फिलअप करने के बाद जब आपका बन जाता है, ये ई वे बिल कंप्लीट हो जाता है और उसकी वैलिडिटी शुरू हो जाती है। तो दिस आर सम ऑफ द नॉर्म्स ऑफ ई वे बिल। और यहाँ पे ई वे बिल बनाने के लिए अगर मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए 50,000 का अगर उसे क्रॉस करता है तो ये कंपलसरी हो जाता है। वैसे अगर विद इन स्टेट है तो वो वेरी करता है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अगर हम लोग देखने जाए तो अगर मुंबई से नागपुर मुझे सेंड करना है तो मिनिमम थ्रेशोल्ड उन लोग ने 1 लाख का रखा है, 50,000 का नहीं रखा है, क्योंकि महाराष्ट्र है या गुजरात है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तो ये कुछ उत्तर प्रदेश है, ये सब स्टेट्स बहुत ज्यादा ही बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ई-वे-बिल्स बनेंगे, तो मैंडेटरी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो इसके लिए उन लोग ने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे कि महाराष्ट्र ने कहा है कि 1 लाख के ऊपर रहेगा, तो गुजरात कहता है कि भाई अगर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है तो उसके लिए ही आप ई-वे-बिल बनाइए, सबके लिए ई-वे-बिल बनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का एक अपना एक क्राइटेरिया है, वेस्ट बंगाल का अपना एक क्राइटेरिया है, तो हर एक स्टेट का अपने अपने हिसाब से रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ और क्राइटेरियाज है। वैसे ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर कभी ई-वे-बिल बनाना है, कभी ई-वे-बिल नहीं जरूरी है, तो वो यहाँ पे ये चार्ट बता रहा है। वैसे मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये हम लोग एज अ टैली कंपनी हम लोग बता रहे हैं, ओके, लेकिन फिर भी आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से कंसल्ट करके आप करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस कई बार चेंज हो जाते हैं या कुछ अपडेट हो जाते हैं या उसके इंटरप्रिटेशंस अलग हो जाते हैं। तो फॉर दैट बेटर है कि आप कोई अच्छे कंसल्टेंट के साथ ये बात करें और कंफर्म करें कि मुझे ई-वे-बिल बनाना है या नहीं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, हेलो जी मैडम। Sorry to disturb you, sir, but your screen is not visible. Okay. तो हेलो दर्शन सर। जी सर, आपका ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट, मैं वापस शेयर कर रहा हूँ, रीशेयर कर रहा हूँ। अभी विजिबल है सर? Yes, sir. Now visible. थैंक यू सो मच। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है, वैसे फ्लो चार्ट के पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ओके, कि मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड उसके बारे में मैं बात की थी मैंने। और अभी यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि भाई ये किस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। ओके सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट क्या आप ये रिपीट ले सकते हो 5 मिनट में? ओके ठीक है, मैं यहाँ पे इसको वापस लूँ या इसके पहली वाली स्लाइड को वापस लूँ? वो पहले वाला स्लाइड सर, इसके पहले से पहले वाला। वैसे एकदम सिंपल इंफॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पे अगर पार्ट ए के बारे में बात कर रहा था और पार्ट बी के बारे में बात किया था, तो वो मैंने थोड़ा सा ओरली ले लिया था। और यहाँ पे जब मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम एक स्टेट से दूसरे स्टेट होता है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से स्टेट के अंदर होता है, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो 50,000 का क्राइटेरिया कंपलसरी लग जाएगा। ओके, ये 50,000 के ऊपर अगर आपके गुड्स का वैल्यू है तो आपको ई-वे-बिल बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं विद इन स्टेट की बात करूं, ओके, प्लीज जरा म्यूट कर दीजिएगा। ओके, म्यूट कर दीजिएगा। अगर विद इन स्टेट रहेगा, जैसे कि महाराष्ट्र है, ओके, अगर हेलो उमर एप्लीकेशन जाएगा नहीं ना, इसको बंद कर दे, ये शायद अगर ये एक स्टेट विद इन स्टेट की बात करें, ओके, तो लेट्स से कि पुणे से नागपुर भेज रहा हूं मैं, या फिर मैं वापी से वडोदरा भेज रहा हूं मैं, ओके, तो अगर खुद के स्टेट की बात आ जाती है तो वहां पे अलग अलग रूल्स आप कुछ स्टेट्स ने लगाए हैं।
ओके, तो जैसे कि गुजरात स्पेसिफाइड गुड्स के लिए कहता है कि भाई इतने स्पेसिफाइड गुड्स है तो ही आप ई वे बिल बनाइए। महाराष्ट्र कहता है कि 50,000 से ऊपर यानी कि थ्रेशोल्ड उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कि 1 लाख तक रहेगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, 1 लाख के ऊपर है तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है, विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं तो। ओके, तो ये हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी। ओके, अलग अलग स्टेट्स के अपने हिसाब से है। फिर आपने यहाँ पे मैं बता रहा था कि एक ई वे बिल के लिए क्राइटेरिया क्या है, या फिर उसके जो यस नो कभी होते हैं। ओके, तो फ्लो चार्ट है ये छोटा सा। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो अगर गुड्स, अभी यहाँ पे देखिए कोई भी गुड्स जो है ना, उन लोग ने ये नहीं बताया कि भाई मैं सेल किया है इसके लिए मुझे गुड्स के लिए ई वे बिल बनाना है। अगर मैं सेल नहीं भी किया है, मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन, ओके, तो भी मूवमेंट के लिए उन लोग ने ई वे बिल का कंपलसरी कर दिया है। ओके, सो ताकि कोई भी व्हीकल जा रहा है तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के लिए डिपार्टमेंट के पास होना जरूरी है। तो इज देयर मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर नहीं है, लेट्स से कि मैं सर्विस बेच रहा हूं तो फिर बाद में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गुड्स मूव हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तो यहाँ पे जरूरी है। जो दूसरा क्राइटेरिया आ जाता है कि आर दी गुड्स एग्जेम्प्टेड, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो फिर बाद में मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है तो मुझे बनाना जरूरी है। तो वापस और एक क्राइटेरिया आ जाता है कि ये इंटर स्टेट का है या फिर वो आउटसाइड इंडिया का है। लेकिन इंटर स्टेट नहीं है यानी कि खुद के स्टेट के अंदर ही एक्सचेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो वो स्टेट का जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे वो चेक करेगा। और फिर बाद में उसके अंदर ना बोलते हैं कि भाई जरूरी नहीं है, लेट्स से कि महाराष्ट्र की ही बात कर ले। ओके, तो महाराष्ट्र में अगर मैंने 60,000 का बिल बनाया है गुड्स का मूवमेंट का, तो फिर वहां पे जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो फिर मुझे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर वो उसका क्राइटेरिया सरपास कर रहा है तो फिर बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मैं उसका ई वे बिल बनाना शुरू कर दूंगा। नाउ जब मैं ई वे बिल बना रहा हूँ तो जब मैं सेल्स, जैसे कि मैं सेलर हूँ तो बायर भी है और ट्रांसपोर्टर है, 3 लोग हैं, तो इसमें से ई वे बिल कौन बनाएगा। तो लेट्स से कि इफ मैं सेल कर रहा हूँ, ओके, तो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो मैं ये ई वे बिल बना सकता हूँ। ओके, और ई वे बिल बनाने के लिए पहले मैं पार्ट ए बनाऊंगा, ओके, और कुछ क्राइटेरिया चेक करके फिर बाद में मैं पार्ट बी भी बना के, यानी कि वैलिडिटी शुरू हो जाती है वहां से, और वो वैलिडिटी शुरू हो जाने के बाद ओके वो मेरा पूरा ई वे बिल कंप्लीट हो जाता है। नाउ ये अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो लेट्स से कि अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं किस तरह, मैं ना बनाना चाहूँ तो क्योंकि मेरे पास ई वे बिल बनाने का, ई वे बिल के पोर्टल पे लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जीएसटी नंबर जो रहता है ना, लेट्स से कि मेरा टर्नओवर इतना नहीं है, इसलिए मैं रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूँ जीएसटी के अंदर, तो फिर अपने दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर बायर या फिर ट्रांसपोर्टर, ओके, ये दोनों में भी से भी कोई बना सकते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे रिसिपिएंट जो है, ओके, वो भी बना सकता है, और उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा कि वो पार्ट ए बनाएगा और फिर पार्ट बी बनाएगा। ओके, और वेरेज अगर वो भी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्टर के हाथ में। ओके, कहने का मतलब सिंपल यहाँ पे इतना है कि कुछ भी कर लो, ये जो ई वे बिल बनाना है तो मैं रजिस्टर्ड हूं या ना हूं, या फिर बायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, ई वे बिल बनना जरूरी है। ओके, जहां पे मीन्स वो जो 50,000 या फिर जो भी 1 लाख का जो भी क्राइटेरिया वो क्रॉस कर रहा है, ओके, तो ई वे बिल बनाना जरूरी है। ओके, देयर इज नो एक्सक्यूज कि मीन्स मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं और इसके लिए मुझे जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे ये 3 में से कोई भी एक जन जीएसटी का या ये ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर्स ही मैं ले लेता हूँ। कोई क्वेश्चंस यहाँ पे? मनीषा जी, कोई क्वेश्चन आपके वहां से? प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मीन्स कई बार क्या होता है कि भाई मेरा खुद का व्हीकल है, मैं एक दुकानदार हूँ। ओके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ले लीजिए कि वहां पे जेठालाल का दुकान है, और वो अपना दोस्त गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर भिड़े को कुछ वॉशिंग मशीन बेचे है। ओके, और वो कुछ करीबन वॉशिंग मशीन, टीवी और 2-3 चीज मिला के वो करीबन 1.5 लाख का बिल बन रहा है। तो अभी वो 1.5 लाख के बिल के लिए जब वो बागा, उनका जो बागेश्वर जी है उनके दुकान के, वो टेम्पो में लेके अपने ही जेठालाल ने एक डिलीवरी वैन भी ले ली है, तो वो टेम्पो के अंदर ही वो
उनको डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, तो उनको ई वे बिल बनाना जरूरी है। तो यस, पहले तो 1.5 लाख का है, यानी कि तो उसको वो बनाना जरूरी है। दूसरी बात कि यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टर नहीं है, वो खुद का ही व्हीकल है, वो दुकानदार का खुद का व्हीकल है, तो फिर उसको वो ट्रांसपोर्टर डिटेल्स नहीं मिलेगी। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप ट्रांसपोर्टर से नहीं भेज रहे हैं लेकिन आपकी खुद की व्हीकल से भेज रहे हैं, तो आपका खुद का व्हीकल का नंबर डाल दीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप खुद का व्हीकल का नंबर डाल देते हैं तो फिर बाद में आपका ई वे बिल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वी हैव आवर ओन व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू आवर कस्टमर। इफ आई ट्रांसपोर्ट गुड्स इन पर्सनल व्हीकल, देन how do I generate a e-way bill? I will not have transporter name and transporter ID obviously। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ दोनों में से कोई भी एक चीज रहती है, जैसे कि मेरे पास व्हीकल नंबर है तो उससे भी मेरा ई-वे बिल जरूर बन जाएगा। राइट, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, यहाँ पे दिनेश जी पूछ रहे हैं ई-वे बिल इज एप्लीकेबल ऑन एग्जेम्प्टेड आइटम्स, यस और नो। अगर एग्जेम्प्टेड आइटम्स के ऊपर आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वंस अगेन मैं जो यहाँ पे जो मुझे नॉलेज मिला है, ओके, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, फिर भी मैं नॉलेज के लिए हमेशा हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, हमारे कंसल्टेंट है, उनके कंसल्ट जरूर कीजिएगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एज अ ट्रांसपोर्टर इफ आई डू नॉट हैव जीएसटी नंबर, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, ओके, देन अगर मुझे ही ई वे बिल बनाना है, क्योंकि मेरा जो सेलर है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा जो बायर है मीन्स वो जो ट्रांजैक्शन के अंदर जो सेलर है बायर है दोनों रजिस्टर्ड नहीं है, तो मेरे पे आ गया है, तो मीन्स मैं बना तो मैं भी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो कैसे करूं? तो हर एक ट्रांसपोर्टर को ओके एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई वो पोर्टल पे जाके अपने पैन नंबर के बेसिस के ऊपर ट्रांजिट नंबर डेवलप कर सकता है, और ट्रांजिट नंबर भी एक जीएसटी नंबर जैसा ही कुछ 15 डिजिट का नंबर रहता है। तो एक ट्रांसपोर्टर को इस तरह से ये नंबर से वो ई वे बिल बना सकता है। ओके, सो इवन दैट इज वन गुड थिंग। एक्सटेंशन की बात करें तो ये हम लोग आगे देखते रहेंगे कि ये किस तरह से होता है। बेसिकली क्या होता है कि मैंने डिस्पैच किया है और गुड्स अभी तक 150 किलोमीटर था, और 150 किलोमीटर के अंदर मैंने सोचा कि अगले दिन पहुंच जाएगा, एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। ओके, 200 के नीचे 200 के अंदर अगर आपका किलोमीटर्स रहता है तो आपको एक दिन की वैलिडिटी मिलती है, और वो भी किस तरह से रहती है, जैसे कि अगर मैं अभी ई वे बिल बनाता हूँ तो कल रात के 12 बजे तक मुझे वो गुड्स वहां पे पहुंचाना है, और जो ई वे बिल है उसकी वैलिडिटी कल 12 बजे तक है। तो अभी कोई कारण सर वहां पे पहुंचा नहीं है, व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया है या फिर नेचुरल कैलामिटी हो गई है, बारिश बहुत हो गई है, तो उसके वजह से वहां पे पहुंच नहीं पाया है, गाड़ी बीच में पहुंची है, तो मीन्स मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन एक्सटेंशन का भी एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, वही टाइम पे करना चाहिए। यानी कि कल 12 बजे खत्म होने वाला है टाइम, तो वो 12 बजे के 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद मैं उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। सो दैट इज द क्राइटेरिया व्हिच इज सेट फॉर एक्सटेंडिंग द ई वे बिल। Is there a restriction on invoice date for generating e-way bill? Yeah. What if an invoice date is 1 month old? It's quite possible कि 1 महीने पहले मैंने बिल बना दिया था, लेकिन ई वे बिल तभी नहीं बनाया था, क्योंकि ई वे बिल बनाने के लिए मीन्स अगर लेट्स से कि कोई जैसे कर्फ्यू लग गया या फिर लॉकडाउन शुरू हो गया तो मैंने गुड्स डिस्पैच ही नहीं किया, लेकिन इनवॉइस तो बन गया था मेरा, तो फिर भी मैं 1 महीने के बाद भी ई वे बिल बना सकता हूँ वही इनवॉइस के लिए जो मैंने 1 महीने पहले बनाया था। हाँ, एक चीज का है कि मैं फ्यूचर डेट में का ई वे बिल नहीं बना सकता हूँ। लेट्स से कि आज मेरा फ्राइडे है और सैटरडे संडे छुट्टी है और वो गुड्स डिस्पैच होने वाला है संडे को, तो मैं चलो कोशिश करता हूँ कि मैं संडे का ई वे बिल बना दूं, तो ऐसे नहीं होगा। जब आपका गुड्स डिस्पैच होने वाला है और वो तारीख को आपको बनाना होगा, ओके, ताकि उसकी वैलिडिटी वो दिन से शुरू हो जाए। तो फ्यूचर डेट के अंदर हम लोग ई वे बिल नहीं बना सकते हैं, पोस्ट डेटेड डेट के अंदर आप जरूर बना सकते हैं। ओके, वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, सो यू कैन चेक दिस ऑन दिस वेबसाइट कॉल्ड ई वे बिल का पोर्टल है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पोर्टल पे क्या एग्जैक्टली लोग अभी तक बना रहे हैं,
तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर जो लोग मैन्युअली कर रहे थे तो क्या मेहनत से वो लोग कर रहे थे। तो सिर्फ एक आपको एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ, आप शायद ये करते रहेंगे या कुछ लोग आपके क्लाइंटल्स इस तरह से रजिस्टर मींस ये वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और फिर बाद में वो लोग अंदर जाके पूरा इनवॉइस बनाते थे। यानी कि टैली के अंदर तो इनवॉइस बनाएंगे, फिर बाद में या फिर एक्सेल में बनाएंगे या फिर वर्ड में बनाएंगे या कोई भी एक दूसरे एप्लीकेशन के अंदर अपना इनवॉइस बनाएंगे और फिर ये पोर्टल पे जाके मैन्युअली सब फीड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरा मैनुअल फीड है, जैसे कि यहाँ पे सप्लाई है या एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, फिर बाद में यहाँ पे फॉर ओन यूज। इवन मैंने कहा था ना कि यहाँ पे क्राइटेरिया ये नहीं है कि सेल होना चाहिए, यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसके लिए आपको बनाना है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे डिस्पैच भी अगर अलग एड्रेस से हो रहा है, बिलिंग एड्रेस कहीं और है, डिस्पैच कहीं और से हो रहा है, या मैंने बिल कर रहा हूँ जिसको उसका एड्रेस अलग है और उसको जहाँ पे मुझे पहुंचाना है वो अलग एड्रेस है, तो ये चारों एड्रेस मैं यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं फिलअप कर दूं। ओके, और फिर बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक कहूंगा तो एक डिस्टेंस जो रहता है वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है। तो वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है, तो वो कैलकुलेट करता है दो पिन कोड के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं पिन कोड, ओके, वो पिन कोड के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर देता है ऑटोमेटिकली। ये पोर्टल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपके वैलिडिटी पीरियड शुरू हो जाती है। ओके, यानी कि कितने दिन तक आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखिए पिन कोड के हिसाब से यहाँ पे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यानी कि वो उसको 1 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यहाँ पे उसको फिर बाद में प्रोडक्ट का नाम लिखना है, HSN डिटेल्स और ये सब मैन्युअली फीड करना पड़ता है। तो इसके लिए ये काफी कम्बरसम जॉब है। ओके, और मिस्टेक्स होने के भी चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर से बनाते हैं और वही डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं तो ये मैनुअल वर्क आपका टाइम बच जा सकता है और साथ में मैनुअल एरर्स भी कम हो सकते हैं। ये ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पार्ट ए की इंफॉर्मेशन है, जहां पे हम लोग ट्रांसपोर्टर नेम या ट्रांसपोर्टर आईडी भी हमें लिखना है। ओके, ये सब लिख लेने के बाद ये सब लिख लेने के बाद यहाँ पे आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। और बाद में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स लिख दी है आपने, तो फिर बाद में पार्ट बी की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर भी लिख सकता है या सेलर को मालूम है तो सेलर भी लिख सकता है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि रोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नॉर्मल व्हीकल है, ओके, ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। फिर व्हीकल नंबर डालेंगे। व्हीकल नंबर डालने से यहाँ पे एक और एक चीज है, अगर आपका खुद का व्हीकल भी डालते हैं ना तो वो इट इज लिंक्ड विथ वाहन वाहन डिपार्टमेंट, वाहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ लिंक्ड है, तो इसके लिए आपके व्हीकल नंबर का भी वैलिडेशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, और ये सब डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ से बना सकते हैं आपका ई वे बिल और आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सो ये एक मैंने कहा कि मेहनत वाला जो मीन्स काफी लोग जो अगर शायद कभी कभार 1-2 ही इनवॉइस बनाने रहते तो वो लोग यहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन अगर डेली बेसिस पे अगर 5-6 इनवॉइस, 10-15 इनवॉइस, 25 इनवॉइस बनते हैं, ओके, तो फिर बाद में ये एक मेहनत वाला काम हो जाएगा एंड फिर बाद में इट में बाद में बैठ के रिकंसिल भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम लोग टैली अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप टैली के अंदर से डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट्स क्या करनी होगी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स के अंदर पहले तो आपको ई वे बिल के अंदर पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर करना है। तो नॉर्मली अगर कोई भी ई वे बिल के अभी यूज कर रहा है तो उसको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेप करना जरूरी है कि उसे अपना GSP सिलेक्ट करना है और API का यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाना है। तो ये तो अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बता रहा है। ओके, ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसलिए यहाँ पे वो वर्कआउट हो रहा है कि यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक कीजिए और फिर बाद में आपके GST नंबर डालने पे वो आपका डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर कर लेता है और कैप्चर डालने के बाद वो आपके डिटेल्स दिखा देता है और फिर बाद में आपको रजिस्टर करने के लिए बोल देता है। मीन्स आपको एक यूजर एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलता है ताकि आप ये वेबसाइट पे लॉगिन हो सको। तो ये तो हो गया आपने साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन का। ओके, तो ये साइट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ये साइट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 मिनट, हाँ,
ये साइट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक एपीआई यूजर क्रिएट करना है। तो एपीआई यूजर किस तरह से क्रिएट करना है ये देख लीजिए कि पहले तो आप जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे ये वेबसाइट पे ewayblegst.gov.in पे, और यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे होम पे जब जाते हैं आप, तो वहां पे नीचे वापस एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देता है आपको। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉर जीएसपी यहाँ पे आप क्लिक जीएसपी करेंगे, चाहे यहाँ पे आपका जीएसपी सिलेक्ट करेंगे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप टैली यूज कर रहे हैं और टैली से डेटा सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐड यहाँ पे यूजर, और यहाँ पे जैसे ही आपने ये टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लिया, ये देखिए यहाँ पे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लिया, तो नीचे पहले तो आपको प्रीफिक्स करके देता है कि आप प्रीफिक्स क्या रहेगा, बेसिकली कि ये आपके कंपनी के नाम के हिसाब से थोड़ा रहता है और आपका जीएसटी नंबर के सॉरी जो पैन है उसके हिसाब से थोड़ा रहता है। ओके, एंड फिर बाद में आप सिर्फ 3 सफिक्स ऐड कर सकते हैं, वो भी नंबर। ओके, तो वो 3 नंबर्स आप वहां पे डाल देते हैं तो आपका एक यूजर नेम क्रिएट हो जाता है, और नीचे आप एक बार पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड जो है आपका करीबन 15 डिजिट्स का रहता है। ओके, एंड ये जो रहेगा ना ये यूजर नेम आप यूज करेंगे टैली के अंदर, जिससे आपका डेटा डायरेक्टली टैली से ईवे बिल के अंदर पोर्टल पे बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं आगे चलना चाहूंगा। अभी मैं डायरेक्टली आपको टैली प्रोडक्ट के अंदर दिखाना चाहूंगा कि वो टैली प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बीटा डाउनलोड किया है, वैसे आप भी बीटा डाउनलोड कर सकते हैं। ये टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट है। टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, एक सेकेंड, ये डाउनलोड पे, ओके, और यहाँ पे डाउनलोड रिलीज 2.0 बीटा, और ये डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लीज आप आपके टैली के पार्टनर से इंटरैक्ट कीजिएगा। ओके, टैली के जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनसे एक बार इंटरैक्ट कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे, और फिर बाद में आप ये करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, और डेटा का बैकअप जरूर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू अवर टैली के अंदर कि हम लोग किस तरह से करेंगे इसे। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने टैली इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं eWaybill नाम की एक कंपनी ओपन कर देता हूँ। ओके, दिस इज वन कंपनी। ओके, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर सकता हूँ और जिसके अंदर डायरेक्टली वो अपलोड हो जाएगा। वैसे तो कुछ खास कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर तो बिल के लिए कर दिया रहेगा। ये एक उत्तराखंड की कंपनी है, और यहाँ पे ये आपने eWaybill के बारे में ये सब यस नो आपने जो करने थे वो कर दिया है। ओके, और यहाँ पे आपने प्रिंट eWaybill विद इनवॉइस, ये आपने यस कर दिया, तो आपके इनवॉइस के बाद eWaybill भी प्रिंट जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी एक इनवॉइस बना रहा हूँ, उससे ज्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो नॉर्मल चल रहा है वही हिसाब से। यहाँ पे मैंने सेल्स इनवॉइस ले रहा हूँ, एक ऑटोमेटिकली एक नंबर आ गया है मेरा। यहाँ पे मैं उत्तराखंड से महाराष्ट्र सेल आउट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गया IGST का, और नीचे यहाँ पे ये सारी eWaybill की डिटेल्स वो फिलअप करने के लिए कहते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे उसने किलोमीटर्स कैलकुलेट किया है, लेकिन टैली ने कैलकुलेट नहीं किया है पिन टू पिन। टैली ने यही पार्टी को पहले जो ट्रांजैक्शन सेल किया था ना, ओके, उसके अंदर 1733 किलोमीटर्स उसने पोर्टल से जाके ले लिया था। जैसे कि ये पोर्टल है अपना, ओके, कौन सा पोर्टल, ये जीएसटी का पोर्टल जो है यहाँ पे eWaybill पोर्टल। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ये देखिए सर्च के अंदर यहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे पिन कोड्स डालेंगे तो आपको वो कैलकुलेट करके देगा कि भाई क्या डिस्टेंस यहाँ पे आपने डालने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये पिन कोड मैंने यहाँ पे ले लिया। सॉरी, आप लोग बनाते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको, जो लोग शायद पहली बार देखते रहेंगे उनके लिए मैं कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे 1741 डिस्टेंस आ रहा है। ओके, थोड़ा डिफरेंस चल सकता है, 5 to 10 किलोमीटर का वो डिस्टेंस वो एवरेज आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लेट्स से कि मैं ट्रांसपोर्टर डिटेल्स नहीं डालता हूँ, अरे सॉरी यानी कि व्हीकल डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ और ये इसे सेव कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये जो भी व्हीकल डिटेल्स है मेरा ट्रांसपोर्टर डालने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। ये सैंडबॉक्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि ट्रायल वो ये गवर्नमेंट ने हमें कुछ सैंडबॉक्स दिया है जिसके अंदर हम लोग ये कर रहे हैं। इसके लिए एक्चुअल प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं जा रहा ये। तो यहाँ पे है पासवर्ड, ये देखिए यहाँ पे जनरेट हो गया, ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। अभी यही इनवॉइस मैं जब प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो ऊपर ई वे बिल आ गया है आपका। ओके, और ई वे बिल आने के बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये पेज 2 के अंदर ये देखिए आपका ई वे बिल का भी प्रिंट आप टैली के अंदर से ले सकते हैं विथ QR कोड। आई होप दिस मेक सेंस। कुछ लोग बना रहे हैं इस तरह से। कैन आई गेट सम फ्यू रिस्पॉन्सेस? कोई क्वेश्चंस यहाँ पे? मोना गुरबानी जी, कोई क्वेश्चंस? आपने अनम्यूट किया है। समीर जी कह रहे हैं वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। Sir, can you explain? Hello, sir. हाँ जी बोलिए। Yeah, can you explain about registration in the e-way bill site, sir? Registration on e-way bill site. Yeah, sir. Okay, I'll just repeat that with the video. Okay. Yeah, sir. Sir, you have already registered, means you are already generating e-way bill. No, I am already generating by manually, sir. Manually, I am generating e-way bill. Manual. So you are going on to the website and doing it. So your registration process has been done. Yeah. Registration process, you explain it, sir. So after that, registration, what next needs to be done is you need to go on the portal. Means you log in. This is after this. So you go to the website. Yeah. Now here you click on login. Once you click on login, so you are entering this website. Okay. Yeah. After registering into this website. Yeah. So on the left hand side, we go to home. Yeah. And here, this is the registration process. So once again, the registration you will go, and here you will create for GSP. Okay, means GSP. I will be sending my data through a GSP. Okay. GST, basically GST is a Suvidha provider. Okay, so the good part is that Tally company itself is a GST Suvidha provider. So you don't have to ask for anybody else. Okay, sir. Okay. So Tally India Private Limited, I have to select it. Yes. Tally India Private Limited, you have to select over here, and you have to create your username and password. And this you will be punching in when you are sending it from Tally. Here I was writing that username and password now. So that username and password, what is written over there, that I will be using here. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Understood. Okay, thank you. So this is the first e-way bill which we have created, and this, when we created, this was without part B. So if I'm having part B also, then I will write it over here, and when I'm printing, it will print the part B information also, like the vehicle number and all those things. So, and what next is, even if I'm having other, it is sometimes practice in the organization that there are many people who are making invoices, okay, but only one person is sending the data to the portal. He verifies it and then he sends. So if he wants to do bulk upload, so that also he can do. So from here he can click on this exchange, and here he can go for e-way bill. Since I'm not having many, I'm directly sending, so I'm not having like that collected e-way bills.
but I will be getting list of all the e-way-bills over there, and then I can upload all together also. Like if there are 10 also, 15 also, 50 or 100 e-way-bills invoices created, I can send it all together also. So that is one area where you can really surf across. Sometimes it also happens that the invoices what you are having, okay, that invoices like you might have done it on the portal. Let's say sometimes it happens so that the net is not connected on the machine, or sometimes some accident may occur due to internet problems. So you would be sending it from some other application. Okay, so in that scenario, portal is having the information of your bill, but we are not having the information of the e-way bill number. So how we can update that on Tally when internet is back? So I'll show you that. One second. So let's say here, friends, you are able to see this report. This is e-way bill report. I'll show you once again from Gateway of Tally. Means you can go it from anywhere, because one of the hero of our Tally Prime is the shortcut button Alt G. Alt G you press, and from here I can go to any report. So I'm going to e-way bill report, and here e-way bill report. Let's say I am into pending for generation. So this is one invoice generation. So this was done offline, like when somebody had gone onto the portal and done it. So I can select this, and here I can say get e-way bill information. So when I click on this e-way bill information, it will interact with the portal and it will fetch the information and say that it has been updated successfully. So like this also, and after updating, it has gone into its proper bucket that e-way bill generated. Now see, earlier which we had created, it is there over here without part B information. So all this is a report which gives you entire summary of all the information of e-way bill. Now see, if invoice which we had created, okay, it was this voucher. And here if I want to update the part B information, so I can click over here and I can click on update part B. So here I'll update, means the transporter, whatever he would have specified, the vehicle number and so on and so forth. So I can just update over here. Okay, so it would be removed from this without part B2, it will go back into the part B information with part B. So like this, it will keep on giving you the updates. So this report, I would show you that it is having a lot of summary of the things. This report is having, like, if I made some mistake in HSN code, or instead of IGST, I would have by mistakenly accountant has charged CGST and SGST. Some mistake has been done. Okay, so that would be corrected. It will stand aside and it will ask you, okay, bhai, yahan pe jo bhi information missing hai, wo aap fill up kar dijiye. If there is any mismatch which Tally doubts, okay, so then kindly come to this place and give the information. Then it will, even during the transaction also, जब transaction में pass करता हूँ ना, तो तभी भी वो मुझे information देता है कि this information is missing or that information is missing. But in a quick GIF, if we are just seeing that transaction moving out, okay, then it will be coming to the person who will be seeing this report, and he will be seeing that some information is missing and he will write it over here. So like the missing information, rejections. So if there are, if I'm sending on to the portal and there is some rejection, so rejections can happen for various reasons. Okay, rejections can happen if by mistake same number document e-way bill I'm once again generating, and then it will say me that this document number is already used. Okay, then even Tally allows you for extension of, I had taken one question of extension कि अगर मुझे e-way bill extend करना है तो मैं Tally के अंदर से भी extend कर सकता हूँ, और for extension के लिए अगर मैं जब upload करता हूँ तो वो मुझे ये भी information देगा कि this has been extension time जो है उसके अंदर आप नहीं कर रहे हो, you have to do it, you can do it only before and after 8 hours of expiry date. So that information it will also give me. And invalid invoice date, it happens by, this was one experiment I was doing, and here I had made a future date transaction and tried to send one invoice. So it gave me an invalid invoice date. So like this, and after seeing this report now, if I want to just correct the things and then send it back from here,
So I can just send it back from here. Else I can mark it as resolved and then send it from its respective bucket. So this is the option, mark as resolved, and then I can send it from here itself once again. So these are all the reports available, and if at all I want to do any cancellation of e-way bills, earlier we were not able to do it, but in this release 2 onwards, I will be able to cancel the bills also. Like this e-way bill recently, which I had done now, if I want to cancel it, I can just click on this cancel. I can write the reason for it, testing purpose, enter. Now if I have to, it's cancelled. I've just tagged it as cancelled, but I have to send it. So when I'm sending it, I'm able to see this for cancellation, this invoice is there. Okay, I select this and I send it. So it has rejected the cancellation. So it will give me the reason also that why it got cancellation got rejected. Maybe the time bar it is there, so that's why it got cancelled, rejected. So like this, all the information it will exchange with the portal, and the main player over here is the GSP. So since Tally company itself is a GSP, so that's why there would be a seamless communication between the portal and your Tally system. Okay, so I hope this was light. Any questions on this? Friends, it's an open forum. You can ask your questions, and we'll try to clarify this.